बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है इसे सॉल्व करेंगे और ये फेडरल बोर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको हमने सॉल्व करना है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसके अंदर x1 x2 x3 है। ये तीन यानी कि हमारे पास वेरिएबल हैं। ये जो वेरिएबल होते हैं ना, अगर इनकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ आ जाए, मसलन ये जीरो के अलावा अगर कुछ वैल्यू इनकी हो ना, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये क्या है जी, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। और अगर ये x1 भी जीरो हो, x2 भी जीरो, x3 भी जीरो हो, तो उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कौन से होते हैं और ट्रिवियल सोल्यूशन कौन से होते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी तमाम की वैल्यू जीरो हो तो वो ट्रिवियल होता है, और अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यू आ जाए तो वो क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। और ये हमारे पास ना लीनियर इक्वेशंस हैं। यानी कि लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें जो वेरिएबल है ना उसकी पावर वन हो। ये x1 एक वेरिएबल है, इसकी भी पावर वन है, क्योंकि ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है कि इसकी पावर कितनी है, वन है। तो ये हमारे पास ना जो वेरिएबल्स हैं वो लीनियर हैं, क्योंकि उनकी पावर्स वन है। और ये हमारे पास ना एक सिस्टम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का। यानी कि अगर आप सारी इक्वेशंस को देखें तो ये एक तरह की हैं, इनमें एक तरह के वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को ना हमने सॉल्व करना है, और हमने ये बताना है कि x1 x2 और x3 का क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम इसकी ना मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो ये जो शुरू में इसके कोफिशिएंट होते हैं ना, ये आपने लिखने होते हैं। मसलन ये x1 का कोफिशिएंट इधर क्या है, टू। इधर x1 के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, वन। x2 के शुरू में -3, x2 के शुरू में -2, इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या होगा, वन होगा। फिर ये +3 +4 +3 और -6, ये तमाम की तमाम टर्म्स ना हमने एक मैट्रिक्स बनाकर उसके अंदर लिख लेनी है। अच्छा, अब इसका ना हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें, सेम वही मेथड होता है कि ये नंबर लिख लेते हैं, और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, और ये वाली जो चार टर्म्स होती है ना, ये मॉड के अंदर या डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। उसके बाद जो इससे जो नेक्स्ट टर्म होती है, दूसरे नंबर वाली, वो माइनस की होती है। पहली टर्म प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी फिर प्लस की। तो ये जो माइनस है ये हम इस जगह पर लिखेंगे, और ये क्या लिखा हुआ, -3, इसको आगे लिखेंगे, वो माइनस माइनस +3 हो जाता है। फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के 1 3 4 -6 को इधर लिख देना होता है। इसी तरह ये +4 लिखेंगे, फिर बाकी ये हमने जो रो और ये वाला कॉलम ये छोड़ देना है, ये जो चार टर्म्स है इधर लिख देनी है। ये चीजें हमने पहले की हुई हैं। तो इसको जिस टाइम हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ गया। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ जाए तो फिर आपने कहना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने ना क्वेश्चन में ये बात कही थी कि अगर तो उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको आपने क्या करना है जी, सॉल्व करना है। यानी कि फिर आपने x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके हमने क्या किए, जो कोफिशिएंट थे उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, फिर उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ जाए तो फिर हम कहेंगे इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यानी कि x1 x2 x3 की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो अदर देन जीरो हमारे पास आएंगी। तो ये हमने ना इस तरीके से इसको हमने पहले प्रूव किया कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने ना कोई सी दो इक्वेशंस ले लेनी है जो आसानी से हल हो सकती हों। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ना इक्वेशन नंबर वन है, ये वाली इक्वेशन नंबर टू है, और ये वाली इक्वेशन नंबर थ्री है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन थ्री को टू के साथ। ये जो इक्वेशन थ्री है इसको हमने टू के साथ मल्टीप्लाई किया, ताकि ना इस जगह पर टू बन जाए और वो ऊपर वाले ना -2 के साथ कैंसिल हो जाए। तो फिर इसको यूं मसलन ये लिखा हुआ ना 4x1, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 8x1। ये 1x2 है तो ये बन जाएगा 2x x2।
फिर ये 6 है, ये कितना बन जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? 12x3। और जब 0 से 2 ने मल्टीप्लाई होना तो 0 ही हो जाना। तो ये सारी इक्वेशन हमने ना इस जगह पर लिख दिया, ये लिखी है। उसके बाद हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर जो 2 थी, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 में ऐड कर दिया। यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 है ये वाली, ये इसके ना नीचे लिख दी। अब ऐड जब करना होता है ना, फिर हमने इनके साइन नहीं चेंज करने होते हैं। जो साइन होते हैं ना वही साइन लिख लिए जाते हैं, और फिर इनको ऐड कर लिया जाता है। मसलन इस जगह पर ना हमने इनके साइन जो है ना चेंज नहीं करने हैं। अगर लिखा होता है ना सब्ट्रैक्ट करें, फिर नीचे वाले साइन चेंज कर लेंगे थे। अब ना ये वाली दो टर्म्स कटेंगी, ये वाली कटनी नहीं है, ये गलती से इस जगह पर लगा हुआ है। 8 और 1 कितना हो जाएगा? इस जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है। 8 और 1 9। x1 तो इधर x1 आ जाएगा। अब 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है जी? इक्वल है जी 0 के। ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, फिर ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है x1 और x3 इक्वल आ गए हैं। जो जवाब x1 का होगा वही जवाब x3 का होगा। अब हमें ये नहीं पता कि x1 का जवाब क्या है, 2 है, 4 है, क्या है। तो लेकिन ये पता चल गया x1 और x3 क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर 5 होंगे तो दोनों 5 होंगे, अगर 7 होंगे तो दोनों 7 होंगे। अच्छा, अब ये हम एक और इक्वेशन के अंदर ना हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी ना, ये जो हमारे पास लिखी है, जहाँ पर x1 लिखा हुआ है ना उस जगह पर हमने क्या लिख देना है? x3 लिख देना है। तो क्योंकि x1 और x3 क्या है? इक्वल है। तो जिस जगह पर x1 है उस जगह पर हमने क्या लिख दिया? x3 लिख दिया। तो अब ये हमारे पास ना नई इक्वेशन बन गई है। अब ये +4 x3 है, ये -6 x3 है, ये कितना हो जाएगा? -2 x3 हो जाएगा। ये माइनस है, दूसरी तरफ आकर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो x2 है वो 2 टाइम्स होगा x3 के। x2 का जो जवाब है वो कितने टाइम्स होगा जी? x3 के 2 टाइम्स होगा। मसलन अगर x3 हमारे पास 5 है, फर्ज कर लिया, तो फिर हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। क्योंकि जब हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो वो कितना बन जाना है? 10 बन जाना है। अब इधर ना हम अपने पास से फर्ज कर लेते हैं, जो x3 है ना वो किसके बराबर है जी? t के बराबर है। ये हमने खुद ना लेट किया है, यानी कि इधर हम लिख देते हैं लेट। जो x3 है ना वो किसके बराबर है? टी कोई भी नंबर हो सकता है। तो फिर x1 क्या बनेगा? वो भी t बनेगा, क्योंकि x1 और x3 बराबर है। तो x2 कितना होगा? 2t होगा। फिर हम कहेंगे t इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी जो t है ना, t की वैल्यू है 3, अपने पास से लिख लें। तो अब हम कहेंगे जी जो x1 है वो किसके बराबर है जी? t के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ x1 किसके बराबर आ गया जी? 3 के बराबर आ गया। फिर हमने कहा जो x3 है और x1 ये बराबर है, तो अब x1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। फिर हमने ये कहा कि जो x2 है वो 2 टाइम्स है x3 के। तो इसका मतलब ये 2 लिखा, और 3 x3 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस वजह से ना हम ये कहते हैं जो टी है हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी नंबर लिया जा सकता है। 3 ले लें, 5 ले लें, 15 ले लें, कोई भी नंबर इसको ना लिया जा सकता है। तो इस तरीके से ना इसको सॉल्व करना था। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट है उनके साथ हमने एक मैट्रिक्स बनाया। फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, और अगर आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, तो फिर हम कहेंगे इसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और वहां से फिर हमने ना वैल्यूज निकालनी है। हाँ जी, इस क्वेश्चन की अगर कोई समझ नहीं आई है या कोई बात पूछनी है तो बताएं, नहीं तो फिर इससे अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, इसमें कोई बात पूछने वाली है? सर इसमें हमने फाइंड क्या करना होता है? ये x1 हाँ, x2 और इसका x3? हमने ना जो फाइंड करना है ना वो x1 x2 और x3 करना है। ये वेरिएबल होते हैं ना। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में यूं लिखा होगा, मसलन 2x - 3y +4z =0। फिर वो वाली इक्वेशंस के इस तरह की इक्वेशंस दी हो जिसमें एक्स वाई जेड है, तो उसमें फिर हम क्या फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई की और जेड की। अब इधर एक्स वाई जेड की बजाय क्या लिखा हुआ है? x1 x2 x3। तो हमने ना इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है।
तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसका ये मैट्रिक्स बनाना है कोफिशिएंट का। फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है, अगर उसका डिटर्मिनेंट या मॉड जीरो आ गया फिर उसको सॉल्व करना है। फिर ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सेम कोफिशिएंट करके ना या प्लस करना है या माइनस करना है, जिस तरह वो कटिंग होती है। तो फिर एक बीच में से वेरिएबल कम हो जाएगा, पीछे दो जो वेरिएबल्स है ना उनकी कोई एक इक्वेशन बन जाएगी, या वो सॉल्व वो भी हो जाएंगी। फिर वहां से ना हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, इसमें अगर कोई और बात पूछनी है तो बताएं। नहीं। अच्छा, ये एक दो सवाल करते हैं ना, समझ आ जाएगी। ठीक है, इतने ये मुश्किल नहीं है, ये आसान से क्वेश्चन है। तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये मसला नहीं करने लगे हैं, इनकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, उसको भी सेम हमने ना इसी तरह सॉल्व करना है। अब ये देखें, ये 2 - 3 4, इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर 1 - 4 और 3 ये वाले ना हमने बना लिए। 2 - 3 4, 2 - 3 4, 1 1 1 1 1 1, 1 - 4 3, 1 - 4 3, ये ए मैट्रिक्स बन गया। अब इसका हमने ना डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये इधर इन्होंने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इनको इक्वेशंस को अगर हम देखें, ये अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देना, ये इसका भी 1 है, 1 इधर भी है, अगर इसके हम यू साइन चेंज करें, मसलन ये हमने क्या किया, साइन चेंज किया, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 और 1 कितना हो गया, 5x2 हो गया। और ये 5 में से 3 में से 1 निकालें तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास ना इस तरह जवाब आ जाएगा, -2x3 = 0। तो एक इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। तो इस तरीके से ना इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इधर चेक करते हैं इन्होंने किस तरह सॉल्व किया। तो इन्होंने क्या है कि वही काम किया, इक्वेशन 2 और 3 ली और उनको सब्ट्रैक्ट किया, उनके साइन चेंज किए। तो ये हमारे पास ना चीज आ गई है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि 5x2 बराबर आया है 2x3 के, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x2 का आंसर कितना आ गया, 2/5 x3 आ गया। तो ये हमारे पास किसका आंसर है जी, x2 का आंसर है। अब ये जो x2 का आंसर है ना, इसको हमने किस में पुट करना है जी, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में ना इस जगह पर लिखा हुआ था x2, ये चीज लिखी थी x1 + x2 + x3, जिसके शुरू में हमने 1 1 लिखा था ना। अब हम क्या करेंगे, इस x2 की जगह पर ना ये ऊपर वाली वैल्यू लगा देंगे, x1 + x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2/5 x3 + x3 = 0। अब इसका हमने एलसीएम ले लेना। एलसीएम किस तरह लेना है, इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 है। अब इसमें से ना हमने x3 कॉमन ले लेना, x3 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 + 1। तो इस 1 के नीचे हम खुद 1 लिख लेंगे। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 5 एलसीएम आ जाएगा। इस 1 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना है और 5 ने इस 1 से होना है, तो ये आ जाएगा जी 5 + 2 यानी कि 7/5 x3। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, 7/5 x3, ये प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, x1 का आंसर आ जाएगा। अब इधर हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास x1 है वो इस चीज के बराबर है, और x2 इस चीज के बराबर है। जो x3 है ना उसको हम क्या देते हैं जी, वो t के बराबर है। तो इधर हम फिर जो x3 है उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। इधर x3 था, इस x3 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी x3 का जवाब है 2, तो फिर 2 इधर लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -14/5। अगर 2 इधर लगाएंगे तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ना एक चीज है जो आर्बिट्रेरी रख के बाकी जो होगी ना उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है। सर ये टी क्यों लगाना होता अच्छा, ये टी ना हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, यानी कि ये हमें ये नहीं पता होता है कि अब आंसर आया कितना है, 2 है, 5 है। तो ये कोई भी आंसर हो सकता है, इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं जी, टी अपने पास से कह दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से एक्स मौजूद है ना, अब इधर हमने एक्स नहीं लिखना, तो फिर हम ना टी लिख देते हैं। और टी को कहते हैं ये आर्बिट्रेरी है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो इधर आप कोई भी नंबर लिख लेना। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, मैं एक्स को लिखता हूँ यानी कि टी को मैं 1 ले लेता हूँ, टी की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 1। अब 1 अगर मैं इधर पुट करूँ तो x1 किसके बराबर आएगा, -7/5 के, क्योंकि इधर 1 पुट करेंगे ना
तो वो ये सेम वही आंसर आएगा। x2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2/5 के इक्वल आ जाएगा। और x3 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा जी हमारे पास x3 t के बराबर है ना, और वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ये हमारे पास ना आंसर आ गया। अगर t क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा कोई और भी नंबर लिया जा सकता है। अगर हम इस चीज को क्वेश्चन में पुट करें, जो क्वेश्चन के अंदर ये जिस तरह हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये तीन इक्वेशंस थी इस जगह पर, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर हम यूं पुट करके देखें तो हमारा जवाब 0 आना चाहिए। तो एक मिनट यहाँ थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ ना, फिर मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। तो एक मिनट, ये मैं इस जगह पर लिखता हूँ। ये हमारे पास वो कह रहे हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। x1 की जगह 1 लिखा, इधर लिखा जी 2/5, और इधर लिखा -7/5। तो अगर इसका मैं एलसीएम लूँ, 5 एलसीएम आ जाएगा। तो इस जगह पर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा +2, और इधर आ जाएगा -7। तो 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 - 7 डिवाइडेड बाई 5, ऊपर हो जाएगा 0/5। 0/5 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमारी जो राइट साइड है वो क्या 0 ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स के जो जवाब है ये ठीक है। तो अच्छा, अगर टी की जगह 2 लिखेंगे ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो वो भी अगर हम उस इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो इस वजह से ना इसको हम टी को लिख लेते हैं कि ये टी एक आर्बिट्रेरी नंबर है, और इसको हम ले सकते हैं। हाँ जी, इस बात की समझ आ गई है। जी। अच्छा, ये बस इसी तरह है, यानी कि ये थोड़े से आप क्वेश्चन करेंगी ना, ये समझ आ जाएगी। बाकी एक दफ़ा ये आपने कॉलेज में भी करने हैं, तो फिर मजीद ये आपको ना चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि अभी ये आप थोड़ी बहुत तो समझ रही हैं इधर, बाकी कॉलेज में ये आपकी ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब ये हमारे पास ना तीन इक्वेशंस है। इधर 1 लिख लेते हैं, इधर 1 लिख लेते हैं, इस जगह पर 1 लिख लिया, इधर 1 लिख लिया। 1 1 -3 ये लिख दिया। 3 - 2 1, 3 - 2 1, 4 - 1 - 2, ये इस जगह पर ये चीजें लिख दी। अब इसका हमने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट उसी तरह ओपन करेंगे, तो 5 और 10 15, 15 - 15 0। तो इसका मतलब इसका नॉन ट्रीवियल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, जो x1 x2 x3 की वैल्यूज है ना, वो 0 के अलावा आती हैं। जिस तरह ये पिछले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, तो ये जो वैल्यूज थी वो हमारे पास 0 के अलावा आ रही थी। तो ऐसी जो वैल्यूज जो 0 के अलावा वेरिएबल्स की वैल्यू आती है ना, उन्हें हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। अब ये नॉन ट्रिवियल है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो इधर इक्वेशंस के कोफिशिएंट देखते हैं कौन कौन से सेम किए जा सकते हैं। अच्छा, इन दो इक्वेशंस को भी लिया जा सकता है। ये -2 है, और ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर निचली 2 इक्वेशंस लेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा 2x1 प्लस 2x2, और फिर ये -6x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इधर आ जाएगी, 3x1 और -2x2 और +1x3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बनेगा, 5x1, और ये कितना बन जाएगा जी, -5x3। अब हम लिखेंगे 5x1 इक्वल टू 5x3। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x3 के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है ना, x1 की जगह ना x3 पुट कर देते हैं। मसलन पहली इक्वेशन है x1 प्लस x2 -3x3 इक्वल टू 0। अब x1 की जगह पर हमने क्या पुट कर देना, x3। x3 प्लस x2 -3x3 इक्वल टू 0। तो अब ये -3 और ये वाला 1, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2x3 प्लस x2 इक्वल टू 0। x2 इक्वल टू, ये माइनस है, दूसरी तरफ जाकर ना प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, x2 का आंसर आ गया। तो ये एक हमने ना x1 का आंसर निकाला, ये वाला जो इस जगह पर लिखा हुआ है। और ये हमने किसका निकाल लिया, x2 का। तो x3 को क्या लिखेंगे, वो जी t के इक्वल है, और वो आर्बिट्रेरी है। तो अगर वो t के इक्वल है, तो फिर जो x1 होगा वो भी t के इक्वल होगा, क्योंकि x1 और x3 इक्वल है। फिर जो x2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 × x3। x3 किसके इक्वल है, t के। तो ये हमारे पास ना तीन इसके आंसर आ जाएंगे।
x1t, x3t और x2 जो है ना वो 2t के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें x1 और x3 इक्वल हैं। फिर इसको हमने मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास x3 का आंसर कितना आ गया जी, t के इक्वल आ गया। और जो x2 है वो किसके इक्वल आ गया जी, इधर मैंने ये सॉल्व करके दिखाया है, वो 2t के इक्वल आ गया। जबकि t क्या है, आर्बिट्रेरी है, यानी कि कोई भी नंबर लिया जा सकता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उससे देखते हैं। ये आ गया जी फोर्थ पार्ट। इसके भी हमने सबसे पहले ये मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब जब डिटर्मिनेंट लिया ना तो इसका आंसर कितना आ गया, -73। तो जो -73 है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो अब हम क्या कहेंगे, इसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ये जीरो के इक्वल होता ना फिर इसने एग्जिस्ट करना था। अब इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चार क्वेश्चन में से ना, ये जो चार पार्ट्स हैं, तो एक जो पार्ट है वो नॉन ट्रीवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी तीन पार्ट्स के अंदर ना जो नॉन ट्रीवल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। इस तरह ना ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये कंप्लीट हो गया। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने ना वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की, कि अल्फा की आप वैल्यू फाइंड करें। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका है, यानी कि ये जो है ना हमारे पास x1 x2 x3 का कोई भी नंबर हो सकता है जीरो के अलावा। तो आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना इसका आंसर क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट है ना वो जीरो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमने इसके डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करना है। क्योंकि इसमें ये लैम्डा वगैरह आ रहा है ना, जब ये इक्वेशन एक साइड पर बन जाएगी और उस इक्वेशन को हमने ना जीरो के इक्वल लिखना होगा, इस वजह से ना ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का वो बता रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में ना उसको जीरो के इक्वल लिखना होता है। ये पहले हमने इसके कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बना लिया, फिर हमने कहा ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये हमने पहले बता दिया। अब इसके डिटर्मिनेंट को ना इस साइड पर हम ओपन कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो साथ साथ ना आपने लिखते जाना है। ये टू लिखेंगे फिर वो रो और ये कॉलम छोड़ के फिर ये चीजें इसी तरह, ये सारा आपको ना करना आता है। इसमें सिर्फ मसला ये है, ये लैम्डा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये लैम्डा इसी तरह ना बीच में बचता रहेगा। बाकी चीजें तो ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 1 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे -13 हो जाएगा। तो 10 और -13 ये कितना हो गया जी, 7 हो गया। अब प्लस है 11 लैम्डा इक्वल टू 0, ये 7 इधर आकर -7 हो जाएगा। फिर ये जो 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना लैम्डा का आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में ना इस जगह पर लैम्डा लिखा हुआ था, यानी कि ये क्या लिखा हुआ था 2x1, और आगे क्या लिखा हुआ था प्लस, ये देखे ना इस जगह पर ये क्या लिखा हुआ था, लैम्डा। अब हमने ना इस जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमने माइनस, तो क्वेश्चन में माइनस था, और बाकी इस जगह पर ना ये लैम्डा पुट करना है। इधर ना प्लस बन जाएगा, एक क्वेश्चन का माइनस है और एक ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये चेक कर लेते हैं इन्होंने इस जगह पर कोई गलती क्या पता की हो। तो ये अगर तो उधर यहाँ क्वेश्चन में माइनस है तो फिर ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने ना कोफिशिएंट सेम करने हैं। अच्छा, इस जगह पर लिखा हुआ है 3 और इधर क्या लिखा हुआ है 2। तो इसका मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा जी 4x1 प्लस 6x2 और -2x3 इक्वल टू 0। और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा जी 9x1, और ये बन जाएगा जी 6x2 और प्लस 12x3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा जी -5x1, और ये कितना हो जाएगा जी -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस साइड पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, -5x1 इक्वल टू 14x3। अब ये -1 इधर रहेगा और ये -5 इधर आ जाएगा x3। ये x1 का ना हमने आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से ना इसका आंसर निकाला जा सकता है। इधर इन्होंने कोई और आंसर निकाला, उसकी वजह ये है
हमने तो इक्वेशन ली है ना, 1 और 2 इक्वेशन ली है। कौन सी इक्वेशन ली है हमने? 2 और 3 लिया। और इन्होंने कौन सी ली है जी? इक्वेशन 2 और 3 लिया। और इनका और हमारा जवाब किस जगह से सेम नहीं आया वो देख लेते हैं। जो आंसर सेम नहीं आया, इधर ना एक माइनस की कोई गलती आ रही है। ये ना माइनस था, ये मुझे ना गलती से यूं लगा कि इस जगह पर ना प्लस लिखा हुआ है, तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ था? माइनस लिखा हुआ था। ये जो माइनस है ना, जब माइनस लिखा होगा ना, फिर हम इनके ना साइन नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि वो वैसे ही ना कट जाते हैं। तो इधर से इसको ना दोबारा मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस जगह पर ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो मुझे नजर नहीं आया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जी 13x1। तो ये बन गया 13x1। और ये बन जाएगा जी 10x3 = 0। तो 13x1 ये इधर आके -10x3। अब 13 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला -10 / 13x3। अच्छा, अब ये जो x1 की वैल्यू है ना, ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इन्होंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। तो इक्वेशन नंबर 2 ये थी, 2x1 + 3x2 -x3 = 0। अब ये जो x1 है, इसकी जगह पर ना ये वाली वैल्यू आपने लगानी है, फिर इसको सॉल्व करना है। अब ये चीज और ये चीज सॉल्व होगी, तो यहाँ इनको हम दूसरी तरफ ले आते हैं इस तरह। अब इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेना है? इसके साथ कुछ नहीं है, तो इधर 1 है। 1 + 20 / 13, ये ब्रैकेट में रहेगा, और एक्स 3 बार कॉमन आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लोगे, 13 है, एलसीएम आ जाएगा 13, 1 × 13। और यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा। अब ये आ गया जी हमारे पास, साथ x3 बाहर आ रहा है। 13 और 20, ये कितना बनेगा? 33 / 13 x3। तो ये जिस तरह लिखे ना, 33 / 13 x3। फिर ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। जब इधर आके इसने डिवाइड होना है ना, फिर 3 × 1 = 3, और 3 11 × 33 होता है। 11 / 13 आ जाएगा, साथ x3 आ जाएगा। इधर उसी तरह लिखेंगे, अगर x3 t के बराबर है, तो फिर इस जगह पर भी t लगा देना, और इस जगह पर भी टी लगा देना, और कह देना जी जो टी है ना, वो क्या है जी? आर्बिट्रेरी है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना, इसने सॉल्व होना है। अच्छा, इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। इसके नहीं। इसके अंदर सेम उसी तरह ही की है, सिर्फ ये एक कंडीशन ना आपने इसके अंदर इजाफी बता दी है, कि उसके डिटर्मिनेंट को ना 0 के बराबर रखना है, ये इस जगह पर। क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इस वजह से ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है। यहाँ से फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दोबारा पुट करेंगे, फिर इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर उसको उसी तरह पिछले क्वेश्चंस की तरह ना सॉल्व करना होता है। अब ये आ गया जी सेकंड पार्ट। ये हमारे पास इधर भी लैम्डा लिखा हुआ है, इधर भी लैम्डा लिखा हुआ है। तो ये हमने ए मैट्रिक्स बना लिया। फिर क्वेश्चन की जो कंडीशन थी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की वजह से, ए के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखा। फिर इसका आपने डिटर्मिनेंट ओपन करना है। जब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे ना, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब इसके आपने बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर किस तरह बनाए जाते हैं? कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 लैम्डा स्क्वायर आएगा। अब 14 के फैक्टर बनाने हैं। 1 14 × 14 है, और बनाना कितना है जी? 5 बनाना है, 5 लैम्डा बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा 14 बनता किस तरह। 2 7 × 14 होता है, ये +7 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यानी कि -2 लैम्डा +7 लैम्डा। जिसको मर्जी पहले लिख लें, +7 और -2 लैम्डा। फिर इसमें से हमने कॉमन लेना है, लैम्डा को इधर x प्लस लैम्डा +7 आ जाएगा। फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, तो लैम्डा +7 आ जाएगा। फिर x लैम्डा +7 को कॉमन लेंगे, तो लैम्डा -2 दूसरी ब्रैकेट में आएगा। अब इन दोनों को हमने ना 0 0 के इक्वल रखना है। एक लैम्डा -2, ये इस जगह पर थोड़ा सा गलत लिखा है, लैम्डा -2 = 0, लैम्डा = 2। एक लैम्डा की ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। अब ना एक बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है लैम्डा = -7 के लिए। यानी कि दो जगह पर आपने ना वो लैम्डा की वैल्यू -7 पुट करनी है, और पूरा सेम क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह पिछला क्वेश्चन हमने किया। ठीक है। और ये हमारे पास ना फिर इसके आंसर आ जाएंगे। एक को हम कह देंगे जी वो आर्बिट्रेरी कह के, हम कहेंगे x3 का ये जवाब है, x1 का ये, x2 का ये आपने मेथड पहले समझा होगा।
ठीक है, इसके ऊपर टाइम नहीं जाया करते हैं। दूसरा फिर ना आपने जो लैम्डा की वैल्यू है ना, वो ये वाली पुट करनी है। कौन सी जी? लैम्डा इज इक्वल टू 2। पहले हमने क्या पुट किया था इस जगह पर? लैम्डा इक्वल टू -7 पुट किया था। अब लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करके इसको आपने सॉल्व करना है। इस जगह पर लैम्डा है, इधर लैम्डा है। ये वैल्यूज पुट कर ली। यहाँ से फिर हम देखेंगे कौन कौन सी इक्वेशन को लिया जाए तो ये सॉल्व हो सकते हैं। ये +2x2 है, ये -2x2, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3x1 हो गया। और इन दोनों को जब हमने सॉल्व करना तो ये भी हो जाएगा जी 3x3। तो वो 3x3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3x3 हो जाएगा। फिर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, x1 इज इक्वल टू -x3 आ जाएगा। फिर ये x1 की वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। x1 की जगह पर ना वैल्यूज को पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। फिर t को, x3 को आर्बिट्रेरी कह दें और इन जगह पर ना जहाँ जहाँ x3 लिखा उधर उधर t लिखते हैं। तो ये हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। और साइड पे बता दें कि जो t है ना वो क्या जी? आर्बिट्रेरी है। तो इस तरीके से ना ये जो क्वेश्चन था ये इन्होंने सॉल्व होना था। हाँ जी, इनमें कोई मसला है तो बताएं क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर इसके बाद क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गाउस एलिमिनेशन मेथड। अब ये ना एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसके मुताबिक ना आपने इसको सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा ये मेथड कौन सा है। तो इसके अंदर आपने ये करना होता है, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना इनको आपने इधर लिख लेना होता है। और बाकी इसमें जो कोफिशिएंट थे वो क्या थे? एक्स वाई जेड। इसका एक आपने कॉलम बना के लिख लेना है। ये कॉलम बना के लिख लेंगे। बाकी ना इस जगह पर पहले 0 0 होता था, अब ये ना मुख्तलिफ नंबर है, 2 5 -3, उसको आपने इधर लिख लेना है। और ये दरमियान में क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। जिस तरह वो क्रैमर वाले हम क्वेश्चन करते थे 9th क्लास में, तो इस तरह करके ना वो हम बना लेते थे इक्वेशंस वगैरह। यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म बनाई जा सकती है। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें ना तो ये ऊपर वाली चीज ही बनती है। मसलन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके अगर आपको दिखाऊं ना, इस जगह पर अगर यूं एरो लगा लिया जाए और इधर एरो लगा लिया जाए, तो 2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है? एक्स के साथ। फिर ये 3 ने वाई के साथ मल्टीप्लाई होना है। फिर 4 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है? जेड के साथ मल्टीप्लाई होना है। फिर ये दूसरी रो ले लेंगे, उसको भी 2 को एक्स से। तो यही चीज बनती है। तो इसका मतलब इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें ना तो इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास नंबर है ना, जो मैट्रिक्स है, इसको आपने इधर लिखना है। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको आपने इधर लिखना है। पहले जिस तरह हमने कल के लेक्चर में किया था ना कि इधर हम वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते थे, 9 एलिमेंट्स लिखते थे। इधर अब आपने क्या करना है, जो राइट साइड पर 3 नंबर है ना, उन 3 नंबर्स को इधर लिख लेना है। ठीक है, और बाकी ये जो नंबर है ना इधर लिख लेना, और इधर आपने ना वो 3 3 डॉट लिख लेने हैं। इसको आपने क्या देना है? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, यानी कि ये एक हमने ना आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है। इसका ये नाम है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है इसको ए और साथ छोटा बी करके ना आपने लिख लेना। अच्छा, अब आपने ना इसके ऊपर वो रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन में क्या होता है कि आपने सबसे पहले ना इस जगह को क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो ये जगह 1 किस तरीके से बन सकती है? अगर हम R3 - R2 करें, तो R3 - R2 करना जी, इधर देख लेते हैं। फिर R3 के अंदर तब्दीली आएगी, यानी कि ये है ना, ये 3 का हम ना 1 बना लेते हैं। अगर हम ये 3 को अगर लिखें, ये हमारे पास ना 4 एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स। तो फिर हम R2 को लिखते हैं, ये R2 ये वाला जो है ना इसको लिख लेते हैं। तो R2 वाली लाइन हमारे पास क्या है जी? इसको मैं इस जगह पर ना दूसरे कलर से जरा लिखता हूँ, आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। 2 1 1 और 5। अब इसको हमने क्या करना? माइनस करना है, तो इनके साइन चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो गया? -3। ये हो गया 0 और ये हो गया -8। ये हमने किस में लिखने हैं? R3 में लिखने हैं। तो ये वाले 3 नंबर हमने इस जगह पर लिख लिए। अब हम ना R3 और R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये वाली जो रो है ना ये ऊपर आ जाएगी पहले नंबर पर, और जो पहली रो है ना वो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। क्योंकि हमने ना ये पहली चीज 1 बनानी होती है, ये वाला नंबर क्या बनाना होता है? 1। अब इसके नीचे ना आपने 0 0 बनाना है। तो कल मैंने आपको बताया था
इस चीज को जीरो बनाना है, ये R2 है, और ऊपर जो है वो क्या है R1, इधर ये 2 है तो इधर फिर हमें -2 लिखना पड़ेगा। तो ये काम करेंगे ना, इधर जीरो बन जाएगा। अच्छा, इस चीज को अगर हमने जीरो बनाना है ना, तो ये तीसरी रो है, R3 लिखेंगे, और ये ऊपर क्या 1 है, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस कर देना। अगर इधर 2 हो तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इधर होता ना -4 तो फिर इसे +4 से मल्टीप्लाई करना था। तो उनको इसी तरीके से ना आपने सॉल्व करना है, जो ये मैंने ऊपर तरीका बताया ना, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ना, ये बाकी चीजें भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, पहले ये चीज 1 थी और इसके नीचे हमने 0 0 किया। अब उसके बाद इस 7 को 1 बनाना है। इस 7 को 1 किस तरह बनाएंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई करके। फिर क्या करेंगे, इस 1 के नीचे वाले को 0 करेंगे। ये जो 9 है ना, इसको हमने क्या बनाया जी, 0 बना लिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करना है। अब ये चीज भी 1 बन गई, ये चीज भी 1 बन गई। अब इस चीज को 1 बनाना है। ये 19/7 है, इसको 7/19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा, अब इधर से ना हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे। ये हमारे पास होता है जी x1, ये क्या है x2, और ये क्या है x3। तो इसको अगर मैं यूं लिखूं ना, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3, ये किसके बराबर आ गया, -63/19। तो इसका मतलब ये तो 0 + 0 प्लस x3 इज इक्वल टू -63/19। तो यहां से x3 का आंसर आ गया -63/19। अच्छा, अब इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो ये क्या बनेगी, 0x1 वो 0 के बराबर है, ये 1 के साथ क्या आएगा, x2 आ जाएगा, यानी कि x2 प्लस 1/7 x3, ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। जो x3 की वैल्यू निकली है ना, उसको इधर पुट कर दें तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उससे ऊपर वाली इक्वेशन पे चले जाएं, तो वो लिखा है 1, 1 को लिखेंगे जी 1x1 -3x2, ये किसके इक्वल है जी, -8 के इक्वल है। जो x2 की वैल्यू है ना, वो इधर पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये हम ना इसको सॉल्व करेंगे। ये x3 की वैल्यू आई, उसको फिर हमने x2 में पुट किया, x2 की इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दिखाई है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो x2 की वैल्यू है ना, फिर इसको हम वो पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास x1 का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना इस तरीके से सॉल्व होते हैं। इसके अंदर कोई बात पूछनी है तो बताएं। हाँ जी, इसमें कोई मसला सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये R13 लगाना है है? मैट्रिक्स में? क्या पता चलेगा? ये जो नीचे R13 अ- जो स्विच करते हैं रो 1 और 3 को। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ना जो होता है ना मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं, तो ये किस तरह होता है। मसलन ये वाली जगह होती है x1, ये वाली जगह होती है x2, ये वाली जगह होती है x3। इसी तरह ना ये भी x1 है, x2 है, ये x3 है। इसी तरह ये x1 है, ये x2 है, और ये x3 है। इनके इधर ना कोफिशिएंट होते हैं जो नंबर इस जगह पर लिखते हैं। मसलन अगर यूं लिखा हो 1, इधर लिखा हो 4, इधर लिखा हो 5, इधर 6 7 2, इस तरह कोई भी चीज लिखी हो, इनके दरमियान में लिखा होता है प्लस। तो इस तरीके से ना इक्वेशंस लिखी होती हैं। ये साइड पर ना यू मैट्रिक्स सिर्फ नहीं बना होता। तो फिर इसके जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो ये नंबर लिख लिए जाते हैं, यानी कि 1 6 1 4 7 1 5 2 1। ठीक है, लेकिन बाकी जगह तो यही है ना। अब जिस टाइम हमने इसको यूं सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आया, ये वाला। ये तो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ ना, इधर x1 प्लस, फिर इधर मैं क्या लिखूंगा x2, फिर लिखूंगा प्लस, फिर इधर लिखूंगा x3। ठीक है। तो अगर इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म से इक्वेशन की फॉर्म में बनाऊं, और इधर क्या आ जाएगा, इक्वल। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन जाएगी 0x1 प्लस 1x2 प्लस 1/3 x3 इक्वल टू 3। यहां से जो x3 का आंसर आएगा वो इधर पुट करेंगे, x2 का आंसर आ जाएगा, क्योंकि x1 में तो वैसे ही 0 हो जाना। फिर x2 के आंसर को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x1 का आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस वाली फॉर्म होती है। हाँ जी, इसकी समझ आई है या दोबारा समझाऊं ये बात? सर जो रो 1 और रो 3 को स्विच करते हैं हाँ जी। वो कब